तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डीसी कंपाउंड मोटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो मोटर का नाम क्या है हमारा यहाँ पर, एक कंपाउंड मोटर। ठीक है, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। इससे पहले हमने कौन सी मोटर पढ़ी थी? सीरीज मोटर पढ़ी थी और शंट मोटर पढ़ी थी। तो डीसी सीरीज मोटर में भी दो वाइंडिंग होती है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। उसी प्रकार जो हमारी शंट मोटर होती है उसमें भी दो वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है और एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। तो कंपाउंड मोटर जो होता है इन दोनों मोटरों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते हैं हम, देखो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंगों को यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इस प्रकार बनी मोटर को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड मोटर कहते हैं, क्योंकि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिश्रण। तो तीनों वाइंडिंगों के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंपाउंड मोटर बोलेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, हम दो फील्ड वाइंडिंगों का यूज करते हैं। पहली फील्ड वाइंडिंग हमारी देखो ये है शंट फील्ड वाइंडिंग और दूसरी है हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इस प्रकार यूज करने के बाद जो हमारी कंपाउंड मोटर बनती है, तो ये कंपाउंड मोटर कितने प्रकार के बनते हैं हमारे, दो प्रकार के। पहला देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है हमारी एक, दूसरी होती है हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब हम जानेंगे कि कंपाउंड मोटर दो प्रकार के कम्युलेटिव और डिफरेंशियल जो होते हैं इनका क्या क्या कार्य होता है। ये देखिए, ये हमारी कंपाउंड मोटर है और कंपाउंड मोटर के यहाँ पर कितने सिरे बाहर निकले हुए हैं, छह सिरे। एक, दो, तीन, चार, पांच और एक ये छह। तो छह सिरे किसके होते हैं, देखिए इसमें दो सिरे जो बाहर निकले हैं वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के हैं और दो सिरे जो बाहर निकले हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के हैं और दो इसमें किसके हैं, फील्ड शंट वाइंडिंग के हैं। इस प्रकार यहाँ पर टर्नों की संख्या कितनी हो गई हमारे यहाँ पर, छह। तो इसके टर्मिनल भी कितने निकलेंगे, छह। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो इस प्रकार छह सिरे हम बाहर निकालते हैं इस प्रकार, और इनको पहचानेंगे कि कौन सा सिरा किस वाइंडिंग का है और उसे हम इस सर्किट डायग्राम के अनुसार क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और जो हमारी कंपाउंड मोटर होती है इसको हम कंपाउंड मोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और कंपाउंड जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो होगा क्या, हमें ये मोटर की तरह काम करेगा। अगर हम इस शाफ्ट को मैकेनिकल एनर्जी देंगे यानी कि यांत्रिक ऊर्जा द्वारा इसको घुमाते हैं किसी चीज से, तो उस कंडीशन में ये कंपाउंड जनरेटर की तरह वर्क करेगा। तो कंपाउंड मोटर में हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो हम पहले बात करेंगे इसमें कौन सी मोटर की, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की। तो पहले यूज देखते हैं हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का हम यूज कहाँ करते हैं। जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसका प्रयोग हम करते हैं एलिवेटरों में, और जो हमारे कंप्रेसर होते हैं हवा भरने के उन मशीनों में, और जो हमारी प्रेस मशीन होती है, प्रेस मशीन में क्या होता है, जैसे कि कहीं पेपर छपता है या कहीं कपड़े छपते हैं, तो इन मशीनों में हम किसका प्रयोग करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ही यूज क्यों करते हैं वहां पर, क्योंकि जो इसकी मोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, लगभग स्थिर होती है, ठीक है। लोड बढ़ाने पर उसमें थोड़ा बहुत कमी आती है और ज्यादा कमी उसमें नहीं आती है। अब देखते हैं इसमें लोड बढ़ाने में कितनी कमी आती है, ठीक है। तो जो हमारी सीरीज मोटर होती है डीसी, इसमें क्या होता है, लोड बढ़ाने पर बहुत ज्यादा कमी आती है, ठीक हो गया। और जो शंट मोटर होती है उस पर लोड बढ़ाने पर थोड़ा बहुत कमी आती है। और जो हमारे देखिए कंपाउंड मोटर होती है ना, तो कंपाउंड मोटर में जो हम पढ़ रहे हैं अभी कम्युलेटिव कंपाउंड, तो इस पर लोड बढ़ाने पर थोड़ा स्पीड में परिवर्तन तो होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, मगर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम होता है और शंट मोटर की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो स्थिर लोड के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका यह होता है, देखिए जहां पर लोड लगातार घटते और बढ़ते रहता है उस वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जिन मशीनों में लोड देखिए जो लगातार घटते और बढ़ते रहता है, थोड़ा बहुत लोड में क्या होता है, वेरिएशन आता है, उन जगहों पर हम यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला इसमें आता है हमारा लॉन्ग शंट और सेकंड इसमें आता है हमारा कौन सी, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो देखते हैं हमारा लॉन्ग शंट और क्या होता है और शॉर्ट शंट क्या होता है।
अब इसके सर्किट डायग्राम के अनुसार हम समझते हैं कि लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होती है और शॉर्ट शंट क्या होती है। देखिए, जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, पहला इसका जो नियम होता है, ठीक है, जो हमारा शंट वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र है और सीरीज वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक हो गया। और चाहे वो शॉर्ट शंट हो चाहे वो हमारी लॉन्ग शंट हो, लॉन्ग शंट में भी क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, और शॉर्ट शंट में भी एक दूसरे की सहायता करेंगे। किस मोटर में? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। और डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। तो यहीं पर हम समझ जाते हैं कि हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड में जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र होता है सीरीज वाइंडिंग का और ये शंट वाइंडिंग का, तो क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्लियर? जैसा कि यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे की सहायता करी है कम्युलेटिव कंपाउंड में चुंबकीय क्षेत्र ने, और डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत ये काम करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। कौन सी? लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। देखिए, लॉन्ग शंट में क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारी मोटर का सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के किस में होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और इन दोनों के ही हम समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं, यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग को। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों ही शंट फील्ड वाइंडिंग के कैसे जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। तो इस मोटर में देखो क्या होता है, जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है ये केवल आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जुड़ी होती है। क्या होती है? केवल आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जुड़ी होती है। और इन दोनों के सीरीज में कौन सी वाइंडिंग जुड़ी होती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो इस प्रकार ये हमारी मोटर कौन सी कहलाएगी? शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड कहलाएगी। तो डिफरेंशियल में हम दोनों मोटर देखेंगे इसके बाद। अब हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के प्रयोग की बात करते हैं कि इस मोटर का हम यूज कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसका प्रयोग हम जो हमारे रोलिंग मिल होते हैं, ठीक हो गया, और एलिवेटर होते हैं और हमारे कंप्रेसर होते हैं, इन मशीनों में हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। क्योंकि इस मोटर की स्पीड जो होती है लगभग स्थिर होती है, और इस मोटर में हम लोड को क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। मगर तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लोड को घटाने बढ़ाने से इसकी स्पीड में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। इसीलिए हम यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड का मोटर का यूज रोलिंग मिल, एलिवेटर और कंप्रेसर आदि में करते हैं। ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे हम। तो जिस प्रकार हमने सीरीज मोटर और शंट मोटर में उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, यानी कि विशेषताएं देखी थी, 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की विशेषताएं भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे कि कम्युलेटिव कंपाउंड की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। देखिए, सीरीज मोटर की भांति हम यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, कोई भी मोटर की हम कैरेक्टरिस्टिक की जब बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ें पता होती है। पहली हमारी क्या होती है, देखो, मोटर की स्पीड, दूसरा कि मोटर में हम लोड कितना डालेंगे, तीसरा हमारा जो होता है टॉर्क होता है। ठीक है। तो ये हमारी मोटर है, इस मोटर की स्पीड कितनी है इस शाफ्ट की, और इसमें हम लोड कितना लगा रहे हैं, और उस लोड को घुमाने के लिए टॉर्क हमें कितना चाहिए होता है। ठीक है। तो इस प्रकार इन तीनों से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को ज्ञात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्पीड और लोड के कैरेक्टरिस्टिक की। जो इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक पता करने में हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। देखो, जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, इसकी स्पीड जो होती है लोड बढ़ाने पर थोड़ा सा क्या होती है, घटती है। मगर जो ये स्पीड घटती है, ठीक है, वो शंट मोटर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा घटती है, और सीरीज मोटर की अपेक्षा ये स्पीड कम घटती है। अगर हमारी ये वाली मोटर, कौन सी मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को हम विदाउट लोड के चलाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसकी स्पीड लगभग स्थिर रहती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को बिगर लोड के चलाने पर, यानी कि नो लोड की कंडीशन में इसकी स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर हम इसमें लोड ऐड करेंगे
तो इसकी स्पीड जो घटेगी वो शंट मोटर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा घटेगी और सीरीज मोटर की अपेक्षा थोड़ा कम घटेगी। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम हमने इस प्रकार बना रखा है। ये हमारा इसका कर्व है, तो कर्व को देखते हैं हम। ये वाला एन पॉइंट जो होता है हमारा, एन को हम स्पीड से डिनोट करते हैं और ये हमारा आई एल जो है लोड करंट है। जैसे जैसे हम इस साइड को इसके लोड करंट को बढ़ाएंगे तो लोड करंट कब बढ़ता है, जब हमारी मोटर में क्या बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी। जब हमारी लोड करंट इस साइड को बढ़ती है तो हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है। अब देखिए पहली कंडीशन सीरीज मोटर की बात करते हैं। सीरीज मोटर की स्पीड जो होती है बहुत हाई होती है। ठीक है, हाई होने के बाद लोड बढ़ाने पर इसकी मोटर की स्पीड क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। क्लियर हो गया। सेकेंड मोटर है हमारी यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। तो इस मोटर की स्पीड का ये सर्किट हमारा, तो यहाँ पर इस मोटर की स्पीड का एक कर्व बीच वाला दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसकी स्पीड इतनी होती है दोनों के बीच की स्पीड के बराबर और इसकी स्पीड में लोड बढ़ाने पर थोड़ा कमी आती है। मगर ये जो कमी होती है शंट मोटर की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ा ज़्यादा होती है और सीरीज मोटर की अपेक्षा थोड़ा क्या आती है, कम होती है। अब देखिए उसके बाद हमारी आती है शंट मोटर। तो शंट मोटर में लोड बढ़ाने पर स्पीड में थोड़ा बहुत क्या होती है, कमी आती है। जैसे जैसे हम लोड करंट को बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड में क्या होता है, थोड़ा बहुत कमी आती है शंट मोटर में। और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में थोड़ा अधिक कमी आती है शंट मोटर की अपेक्षा। और सीरीज मोटर जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो हम कह सकते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हमारी इनकी बीच की मोटर होती है, सीरीज और शंट के मोटर की। अगर हम इसी मोटर को नो लोड की कंडीशन में चलाएं, अगर हम लोड करंट को यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत कम कर दें, तो उस कंडीशन में जो हमारी स्पीड रहेगी वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। अब हम इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जो टॉर्क और लोड का होता है। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर टॉर्क और लोड का होता है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं वैसे हमारा टॉर्क क्या होता है, कम होता है, थोड़ा बहुत कमी आती है। मगर सीरीज मोटर में क्या होती है, टॉर्क में बहुत ज़्यादा कमी आती है। और यहाँ पर जो हमारी शंट मोटर होती है उस पर चेंजेज नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होता है। फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण हमारी शंट मोटर में क्या होता है, टॉर्क भी कांस्टेंट होता है। तो अब हम इसके कर्व की बात करेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये हमारा टॉर्क हो गया है और ये हमारा क्या हो गया है, लोड करंट, यानी कि लोड हो गया है। जैसे जैसे हम लोड करंट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सीरीज मोटर के टॉर्क में क्या आती है, थोड़ा कमी आती है। और जो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है इसकी, और जो हमारा यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है इसके टॉर्क में थोड़ा कमी आती है। तो यहाँ पर हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो लोड और टॉर्क के बीच में है। तो यहाँ पर लोड करंट बढ़ाने पर देखो शंट मोटर में क्या होता है, इसकी टॉर्क भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसका फ्लक्स क्या होता है, शंट मोटर का कांस्टेंट होता है। और जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसका देखो यहाँ पर टॉर्क थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। और जो सीरीज मोटर होती है इसके टॉर्क में बहुत ज़्यादा कमी आती है, किसकी अपेक्षा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसके टॉर्क में कमी जो होती है वो सीरीज मोटर से थोड़ा कम होती है और शंट मोटर थोड़ा क्या होती है, ज़्यादा होती है इसकी टॉर्क में कमी। अब हम इसके तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका टॉर्क और स्पीड के बीच होता है। जैसे जैसे हम सीरीज मोटर में देखो क्या होता है, सीरीज मोटर में टॉर्क को बढ़ाने पर स्पीड में बहुत ज़्यादा कमी होती है। और शंट मोटर में क्या होता है, स्पीड या टॉर्क को हम किसी को भी बढ़ाएं, इसके स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं तो टॉर्क में क्या होती है, बहुत कम मात्रा में कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब हम बात करेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड की। तो कम्युलेटिव कंपाउंड में देखो जैसे हम टॉर्क को बढ़ाते हैं इसकी स्पीड में थोड़ा क्या होती है, कमी होती है। तो इस प्रकार हमने इसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक देख लिए हैं। अब देखिए कंपाउंड मोटर में हम दूसरी मोटर की बात करते हैं जिस मोटर का नाम होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इसको क्यों कहते हैं, पहले ये चीज़ समझना होता है। देखो इसमें हम यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में देखो क्या होता है, जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र होता है और सीरीज वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये एक दूसरे का क्या करता है, विपरीत कार्य करता है। अब विपरीत कार्य क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि ये मोटर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं डिफरेंशियल, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। पहले हम लॉन्ग शंट डिफरेंशियल की यहाँ पर बात करते हैं। इस कंडीशन में देखो क्या हो रखा है, अब देखिए यहाँ पर
एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जो हमारी शंट वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो सीरीज वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर हमको वाइंडिंग को इस प्रकार से कनेक्ट करना होता है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र क्या करें, एक दूसरे का विपरीत कार्य करें। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो जो सीरीज वाइंडिंग के यहाँ पर दो सिरे हैं, D1 और D2। तो यहाँ पर हमने D1 को क्या दे दिया है, नीचे से नेगेटिव सप्लाई, और D2 को हमने यहाँ ऊपर से पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। इस कारण क्या हो गया है, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके क्या करेगा, विपरीत कार्य करेगा। और लॉन्ग शंट की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर हम आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग के कैसे कनेक्ट करते हैं, समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में। और यहीं पर हम शॉर्ट शंट जो मोटर होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को केवल शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो सीरीज वाइंडिंग है हमारी उसे इन दोनों के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार इनको हमको कनेक्ट करना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र इनका एक दूसरे का क्या करे, विपरीत कार्य करे। क्या था, अब देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड में हमने क्या किया था, जो माइनस है यहाँ पर उसको D2 से कनेक्ट किया था, और जो उसका आउटपुट है उसे D1 से कनेक्ट किया था। और डिफरेंशियल में हम क्या कर देते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं। नीचे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर D2, और इनपुट में हमने क्या यूज कर दिया है, D1। तो इस प्रकार जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत कार्य करता है। इसीलिए हम इसको डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। और देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को जरा स्टार्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसे स्टार्ट करते समय हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इसे हम आपस में क्या कर देते हैं, उस कंडीशन में शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि इस वायर को हम इस पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हम इस वायर को कहाँ कनेक्ट कर देंगे, फिर यहीं कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो हमारी लॉन्ग शंट मोटर डिफरेंशियल हो, चाहे वो हमारी शॉर्ट शंट डिफरेंशियल मोटर हो। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आपस में क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से यहाँ पर क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है इसके उपयोग की बात करते हैं। देखो इसका यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब इसमें हम लोड को बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने में इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है, तो लोड बढ़ाने में इसमें क्या होता है, जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, अस्थिर हो जाती है, यानी कि घटने बढ़ने लगती है। इसी व्यवहार के कारण हम इसको घटते बढ़ते लोड में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। हालांकि हम इसको ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहां पर हमारा लोड क्या हो, पहले से फिक्स हो। लोड घटने बढ़ने वाले स्थानों में हम इस मोटर को यूज नहीं करते हैं। और जहां पर बूस्टर के रूप में प्रयोग करना हो वहां पर हम इस मोटर को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को हम कहाँ यूज करते हैं, बूस्टर के रूप में। तो देखिए अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। सीरीज मोटर और शंट मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की तरह ही डिफरेंशियल मोटर के भी कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखो स्पीड, लोड और टॉर्क से हम क्या बनाते हैं, इसकी 3 कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन स्पीड और लोड की बनती है, सेकंड कंडीशन टॉर्क और लोड की बनती है, थर्ड कंडीशन हमारी टॉर्क और स्पीड की बनती है। तो पहली हम इसकी विशेषता देखेंगे जो स्पीड और लोड की होती है, ठीक है। देखो पहली कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा स्पीड और लोड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, हम जैसे लोड करंट को बढ़ाएंगे, यानी कि लोड को बढ़ाएंगे तो लोड करंट भी बढ़ेगी। उस कंडीशन में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक हो गया, क्लियर है इतना। इसकी लोड करंट को बढ़ाने पर इसकी स्पीड कम नहीं होती है, बल्कि वो क्या हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बोलते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम टॉर्क और लोड का। अब देखिए टॉर्क और लोड की हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम लोड करंट को बढ़ाएंगे, यानी कि लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ेगा, अगर लोड बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क भी क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। अब तीसरी कंडीशन की हम बात करेंगे। तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, टॉर्क और स्पीड की। अब देखिए तीसरी कंडीशन में क्या होता है, अगर हम इसको देख रहे हैं, तीसरी कंडीशन हमारी किसकी है, टॉर्क और स्पीड की। तो कैरेक्टरिस्टिक तीसरी की बात कर रहे हैं। अगर हम टॉर्क को बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, इसकी स्पीड भी बढ़ती है। मगर यहाँ पर आपको स्पीड तो फायदा तो मिल रहा है, क्या हमारी क्या बढ़ रही है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है टॉर्क को बढ़ाने में। मगर सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर क्या होता है, देखो
देखो तीसरा हम देखेंगे टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क को बढ़ाने पर इसका क्या होता है, स्पीड भी बढ़ती है। मगर यहाँ पर हमको फायदा तो मिल रहा है, टॉर्क बढ़ाने में हमारी स्पीड बढ़ रही है, मगर इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है, अगर हमारी स्पीड बढ़ रही है टॉर्क बढ़ाने पर, एक कंडीशन ऐसी आती है, इस कंडीशन में हमारी मोटर क्या करती है, विपरीत दिशा में कार्य करने लगती है। अगर मोटर विपरीत दिशा में कार्य करेगी तो हमारा मोटर का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, लोड को क्या आ सकती है यहाँ पर दिक्कत आती है। इसीलिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का बहुत कम यूज करते हैं। अब हम इस मोटर को खोलेंगे, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर को, ठीक है। अब हम इस कंपाउंड मोटर को खोलेंगे और इसके प्रत्येक पार्ट का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इसके बाद इसके कनेक्शन करते हैं, और इस मोटर को हम क्या करेंगे, रन करा के देखेंगे। टर्मिनल बॉक्स को खोलेंगे। देखो टर्मिनल बॉक्स को खोलने के बाद हम इसके अंदर के पार्टों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स है। इस टर्मिनल बॉक्स में हमारी 6 वायर दिखाई गई हैं, ठीक है, 6 टर्मिनल हैं। तो इसमें से 2 आर्मेचर वाइंडिंग के हैं, 2 शंट फील्ड वाइंडिंग के हैं और 2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग के हैं। हम इनको चेक करेंगे कि कौन से हमारे आर्मेचर के हैं, कौन से हमारे सीरीज के हैं, कौन से हमारे शंट के हैं। तो सबसे पहले हम मोटर को खोलते हैं। खोलने के बाद सारे पार्टों को अध्ययन करेंगे और उसके कनेक्शन को हम फिर करेंगे। हम इस प्रकार से इस साइड के कवर को खोलते हैं। इस कवर को खोलने के बाद सेकंड कवर को खोलेंगे। अब हम इसके एंड प्लेटों को खोलते हैं। देखो एंड प्लेट खोलने के लिए यहाँ पर इस प्रकार इसके बोर्डों को खोलना होता है। कोई बात नहीं, रहने दो इसको यहाँ। तो इस प्रकार हमारा ये मोटर खुल चुका है। देखो ये इसका आर्मेचर खुल गया है और ये इसकी स्टेटर की वाइंडिंग, और इसको हम वाइंडिंग खोलने के बाद चेक करेंगे कैसे हमने इसको कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार ये पोल को भी खोल चुके हैं, इसके पोल शू को। देखो ये पोल शू है और ये वाइंडिंग भी खोल चुके हैं। अब इसको हम एक एक पार्टों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि किस पार्ट का वर्क क्या होता है और कैसे वो काम करते हैं। अब देखिए इस प्रकार हम कंपाउंड मोटर के सारे पार्ट्सों को खोल चुके हैं। अब एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे, देखेंगे किस चीज़ से बना होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी योक की। योक को हम बॉडी भी कहते हैं। देखो ये इस प्रकार का बना होता है, ठीक है, और एक कास्ट आयरन का बना होता है। और बड़े मोटर में हम क्या करते हैं, इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। छोटे मोटर में तो कास्ट स्टील का ही चल जाता है, मगर जहाँ पर मोटर में लोड ज़्यादा पड़ता है और मोटर की साइज़ बड़ी हो तो वहाँ पर हम इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। और इसमें इस प्रकार से 2 बेस प्लेट लगानी होती है, जो बेस प्लेट कास्ट आयरन की ही बनी होती है, और इनका काम होता है इसको मोटर को फाउंडेशन करना। फाउंडेशन करने के बाद क्या होता है, मोटर हमारा हिलती नहीं है, जिससे इसका मैकेनिकल बैलेंस अच्छा बना रहता है। और उसके बाद 2 इसके पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं हम एंड प्लेट। एंड प्लेट हमारे पास इस प्रकार लगे रहते हैं, जिनमें हम बैरिंगों के द्वारा इस मोटर को पूरे एंड प्लेटों से क्या करते हैं, बंद करते हैं। एक एंड प्लेट इसकी ये लगी है। इस वाले एंड प्लेट में देखो ये हमने रॉकर आर्म लगाए हैं। इन रॉकर आर्मों का काम होता है हमारे कार्बन ब्रशों को होल्ड करना और उसे अंदर की ओर प्रेस करना। और इस साइड से देखने पर देखो एक होल दिखाई दे रहा है। इस होल में हम कार्बन ब्रशों को फिट करते हैं और इसके अंदर से स्प्रिंग होता है। वो स्प्रिंग का दबाव पड़ने पर कार्बन ब्रशों का जो प्रेशर होता है इन कंप्यूटर सेगमेंटों पर पड़ता है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं हम, इसको सप्लाई देने में हमको सहायता मिलती है। और जो हमारी ये बॉडी होती है बाहर वाली एंड प्लेटों की, ये भी कास्ट आयरन की बनी होती है। और बड़े मोटर में हम क्या करते हैं, इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। तो ये कंपाउंड मोटर को हम डीसी जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और डीसी मोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनल बॉक्स है। इन टर्मिनल बॉक्स में हम इसके वाइंडिंगों की कनेक्शन करते हैं और इन टर्मिनल बॉक्सों में हम इसके वाइंडिंगों के कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखो 6 टर्मिनल दिखा रखे हैं। इन 6 में से 2 आर्मेचर के होते हैं, 2 शंट फील्ड वाइंडिंग के और 2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग के। इस प्रकार यहाँ पर इनके टर्मिनलों की संख्या 6 होती है हमारी कंपाउंड मोटर में। और नेक्स्ट पार्ट इसके बाद इसके ये आते हैं, इनको बोलते हैं पोल शू। पोल शू बनाने के लिए हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ ले रखी है बहुत सारी, और ये पत्तियाँ बहुत सारी पत्तियाँ हैं। इन पत्तियों को हम क्या करते हैं, इस प्रकार रिविट द्वारा क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। और इन पोल शू के नीचे हमारा ये पोल होता है जिस पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। पोल शू लगाने का फायदा हमें ये मिलता है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है, फैल जाता है। और इसके 2 हमारे पोल शू होते हैं, एक को हम नॉर्थ पोल के लिए यूज करते हैं और एक को साउथ पोल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारे कार्बन ब्रश हैं।
जिन कार्बन ब्रुशों को हम रॉकर आर्म में कनेक्ट करते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर दो कार्बन ब्रुश लगाए हुए दिखाई दे रखे हैं और ये हमारे इसके दो कार्बन ब्रुश पार्ट रखे भी हैं। और इन कार्बन ब्रुशों की सेटिंग हम कहाँ पर करते हैं, इसके कम्यूटेटर पर। अब देखिए इसके ऊपर हम करते हैं वाइंडिंग। अब हमारे जो ये पोल बने हुए हैं, इन पोलों में हम दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि जो हमारी कंपाउंड मोटर होती है यहाँ पर दो फील्ड वाइंडिंग होती है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग और दूसरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसमें देखिए कुछ पार्ट शंट फील्ड वाइंडिंग का इस वाले कॉइल में होता है और कुछ पार्ट क्या होता है वो इस वाले कॉइल में होता है। इस प्रकार हमारी ये दो कॉइलें तैयार होती है। एक कॉइल में हमारा नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरे कॉइल में हमारा साउथ पोल। उसी प्रकार जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसकी भी दो कॉइलें बनती हैं, एक इस वाले में और एक इस वाले में। इस प्रकार जो हमारे यहाँ पर वायरों की संख्या होती है बाहर की तरफ, 4 वायर इनमें से निकलते हैं और 2 वायर हमारे आर्मेचर के निकलते हैं। इस प्रकार हमारी वायरों की संख्या कितनी आती है, 6। और जो वाइंडिंग हम यहाँ पर करते हैं ये सुपर इनेमल कॉपर का वायर होता है और सुपर इनेमल की इसके ऊपर कोडिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। जो पार्ट सबसे यहाँ पर क्या होता है, मेन होता है, उसे हम कहते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक माइल्ड स्टील की देखो ये शाफ्ट ले रखी है। इस शाफ्ट के ऊपर हम इस प्रकार से पार्टों को फिट करते हैं। एक बैरिंग लगी होती है, एक हमारा कम्यूटर लगा होता है और इसमें देखिए बहुत सारे कम्यूटर सेगमेंट बने हुए हैं। इनके इन साइडों पर राइजर बने होते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। अब वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर हमने ये कोर ले रखे हैं। ये कोर किसके बने होते हैं, स्टील स्टैंपिंग के। स्टील स्टैंपिंग के बनाने का फायदा ये होता है कि हमारा ये क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने इन पोल शू को भी किसका बनाया था, सिलिकॉन स्टील का बनाया था। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के रूप में बनाने से क्या होता है, जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इन सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को हम क्या करते हैं, ऊपर से वार्निश करते हैं। वार्निश करने से क्या होता है, जो इसकी एडी करंट लॉसेस होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रकार एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इस प्रकार के स्लॉट बने हुए हैं। इन स्लॉटों में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और जो हमारे आजकल यूज होते हैं वो 3 प्रकार के हम स्लॉटों का यूज करते हैं। पहला स्लॉट कौन सा होता है, क्लोज, दूसरा होता है सेमी क्लोज, तीसरा होता है ओपन। तो यहाँ पर जो स्लॉट दिखा रखे हैं हमारे पास, ये कौन से स्लॉट है, सेमी क्लोज। अब सेमी क्लोज ही हम यहाँ पर क्यों करते हैं, देखिए सेमी क्लोज स्लॉट बनाने का फायदा यह होता है, इस पर रिवाइंडिंग करने के लिए क्या होती है, आसानी होती है। अगर ये पूरे क्लोज होते यानी कि इस प्रकार से पूरे बंद होते देखिए, तो इस प्रकार के स्लॉटों में वाइंडिंग करने में क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। और ओपन वाले स्लॉटों में क्या होता है, उसमें वाइंडिंग के बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सेमी क्लोज स्लॉटों का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अर्धबंद स्लॉट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है देखिए वो बनता है, जो हमारी शंट मोटर की होती है या सीरीज होती है, कंपाउंड होती है, इनकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, छोटे साइज के मोटरों की, तो किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। अगर बात होती है यहाँ पर बड़े मोटरों की, तो मोटर बनी होती है हमारी कास्ट स्टील की। नेक्स्ट इसका पार्ट की बात आती है कि जो हमारे पोल्स के कोर बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो किस चीज़ के कोर बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील की। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम इनको सिलिकॉन स्टील की पत्ती के रूप में क्यों बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हम इन पत्तियों को वार्निश क्यों करते हैं, हमने विदाउट वार्निश के इन्हें क्यों नहीं लगा दिया। तो उसका फायदा क्या होता है कि हमारा एडी करंट लॉसेस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और नेक्स्ट आता है कि सबसे ज्यादा यूज करने वाले हमारे स्लॉट कौन से होते हैं, कौन से स्लॉट करते हैं यूज, सेमी क्लोज, यानी कि अर्धबंद स्लॉटों का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसका फायदा क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम वाइंडिंग को आसानी से कर सकते हैं, यानी कि रिवाइंडिंग हम मोटर की आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग में हमको क्या होता है, देखिए सेमी क्लोज वाले में हमको ये वाइंडिंग के टर्न डालने में क्या होती है, बहुत आसानी होती है। अब देखिए इस प्रकार की वाइंडिंग करते हैं हम जब इसमें, तो इसकी 3 साइडें होती है वाइंडिंग की। जिस साइड को हम यहाँ पर ये कंप्यूटर सेगमेंट में इन राइजरों के साथ कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं राइजर, जिनमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जिस साइड हम इसको राइजर से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट एंड साइड। और जिस प्रकार हमें यहाँ पर एक कॉइल दिखा रखी है पीछे की साइड, इस साइड को बोलते हैं हम बैक एंड साइड। और जो हमारा इन कोरों के अंदर की साइड होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम एक्टिव साइड।
अब एक्टिव साइड से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी क्षेत्र में हमारा क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइड बोलते हैं। और एक्टिव साइड में ही हमारा क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी साइड एक्टिव साइड होती है यहीं पर क्यों ईएमएफ बनता है, अदर बैक साइड और फ्रंट साइड में हमारा ईएमएफ क्यों उत्पन्न नहीं होता है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारे एक्टिव साइड में ही ईएमएफ उत्पन्न क्यों होता है। देखिए इस साइड में ही हमारा क्या होता है, फ्लक्स कटता है, और जहां पर फ्लक्स कटेगा वहीं पर क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और इसके संपर्क में देखिए एयर गैप होता है हल्का सा, और इसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे पोल्सू रखे हुए होते हैं। देखिए इस प्रकार ये पोल्सू लगे होते हैं और इनके बीच में एक निश्चित एयर गैप होता है। इसके कारण जो पोल्सू हमारे, देखो पोल्सू का साइज यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जो हमारी आर्मेचर की कोर है वो भी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब होता क्या है कि इतने ही एरिया में हमारा क्या करता है, फ्लक्स करता है, जिसके कारण हमारा क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हम एक बेयरिंग का यूज करते हैं। ये बेयरिंग का नाम होता है बॉल बेयरिंग। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हम बेयरिंग का यूज करते हैं और इस बेयरिंग का नाम होता है बॉल बेयरिंग। और एक पार्ट हमारा ये दिखा रखा है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हार्ड कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो हार्ड कॉपर जो धातु होती है उसके हम कम्यूटेटर सेगमेंटों को बनाते हैं, और इनके इन वाले बीच वाले पॉइंटों में हम क्या यूज करते हैं, इंसुलेशन के लिए माइका यूज करते हैं। अब माइका ही क्यों यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो माइका का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, गलनांक उच्च होने के कारण हम यहाँ पर माइका ही यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है कार्बन ब्रश लगाने पर, जिसके कारण इसका टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर के कारण हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, माइका ही इंसुलेशन के रूप में अच्छा काम करता है। और देखिए यहाँ पर हम प्रत्येक कंप्यूटर सेगमेंट को हार्ड कॉपर का बनाते हैं। और कंप्यूटर का काम क्या होता है, देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। अगर मैं यहाँ से इसको इनपुट में डीसी सप्लाई दूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, वो एसी सप्लाई देगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एज ए रेक्टिफायर भी काम करता है और एज ए इन्वर्टर भी काम करता है। और अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, वो यहाँ पर लगा रहता है, देखिए एक फैन। इस फैन का काम होता है हमारी इस वाइंडिंग को, आर्मेचर वाइंडिंग को और फील्ड वाइंडिंग को क्या करना, ठंडा करना। जिससे क्या होता है, हमारी वाइंडिंग हीट होती है। उस कंडीशन में जब हमारा फैन घूमता है रोटर के साथ तो हमारी वाइंडिंग को क्या मिलती है, वहाँ से हवा मिलती है। और देखिए इस साइड से हमने एयर पासिंग के लिए यहाँ पर एयर डक्ट भी बना रखे हैं। तो इस प्रकार इसके सारे पार्ट हमारे तैयार हो जाते हैं। अब हम चेक करेंगे इसको पैक करके, इसको हम असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद हम इसको, देखिए असेंबल करने के बाद जब इसके कनेक्शन हम करते हैं तो कंपाउंड मोटर के कनेक्शनों में हम इसको शॉर्ट शंट कंपाउंड भी बना सकते हैं, लॉन्ग शंट भी। अब देखिए जब हम इसके कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने में क्या होता है, हम अपने इस मोटर के कनेक्शन को कम्युलेटिव कंपाउंड के रूप में भी तैयार कर सकते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, और उनके शॉर्ट और लॉन्ग शंट में भी तैयार उनको कर सकते हैं। तो एक ही प्रकार के मोटर में हम सारे प्रकार के क्या कर सकते हैं, कनेक्शनों को कर सकते हैं। तो अभी हम इनके टर्मिनलों को लगाएंगे और इसके पहले सीरीज और शंट और आर्मेचर के कनेक्शनों की जांच करेंगे कि किस वाइंडिंग का टर्मिनल कौन से हैं, और फिर हम इसको चला के देखेंगे। तो इस प्रकार देखिए जो हमारा ये योक है इस पर हम इनकी फिटिंग करेंगे। ये हमारे पोल्सू हैं और ये वाइंडिंग है। तो कैसे इसको कनेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंसुलेशन पेपर को रखते हैं। इस प्रकार इंसुलेशन पेपर रखने के बाद इस प्रकार इन्होंने ये इसकी वाइंडिंग और इसके पोल को ये टाइट कर रहे हैं। देखिए ये टाइट करते हुए, तो इस प्रकार इसके इन्होंने पोल्स भी टाइट कर दिए हैं और इनमें वाइंडिंग को भी टाइट कर रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने वाइंडिंग भी लगा दी है इसके अंदर और इसके पोल्स को भी टाइट कर रहे हैं। तो हमारा स्टेटर बन के अभी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम आर्मेचर की फिटिंग करेंगे। आर्मेचर की फिटिंग करने के बाद इसके एंड प्लेटों को लगाएंगे और इसके कनेक्शनों को हम करेंगे।
होना नहीं है, ठीक है, कि वीडियो ख़राब कर रहा है खाली यार, इतना बोलना पड़ गया तेरे फालतू तेरे चक्कर में। अब देखिए हमने यहाँ पर इसके आर्मेचर को फिटिंग कर दिया है। तो आर्मेचर फिट करते समय ध्यान देना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सेगमेंट इस साइड होने चाहिए, जिस साइड हमारे क्या होते हैं टर्मिनल निकले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके कार्बन ब्रशों को इस पर लगाएंगे। क्योंकि इस साइड देखिए हम क्या करते हैं, इसके कार्बन ब्रशों को भी इस पर लगाते हैं। ये दूसरी एंड प्लेट को इसके साथ लगाएंगे। इस प्रकार इसके एंड प्लेट को कनेक्ट किया जाता है और हमारी मोटर जो होती है फिर इसके हम स्टड जो होते हैं स्टडों को टाइट करते हैं, जिससे हमारी मोटर, इसके बाद देखिए हम इसके स्टडों को टाइट करेंगे। तो इस प्रकार ये मोटर के टर्मिनल बॉक्स टाइट कर रहे हैं नीरज, और जो इसके हमने साइड के एंड प्लेट थे वो दोनों लगा दिए हैं। अब इसके हम कार्बन ब्रशों को लगाते हैं और इसके कवर लगा के इसके टर्मिनलों की क्या करेंगे, हम पहचान करेंगे। तो हम इस प्रकार मल्टीमीटर की सहायता से इसके टर्मिनलों की पहचान करते हैं कि कौन सा हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का है, कौन सा सीरीज फील्ड का है और कौन सा शंट फील्ड का है। तो मल्टीमीटर की हम यहाँ पर प्रोब को कंटिन्यूटी में सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर की नोब को कंटिन्यूटी में सेट करते हैं। उसके बाद इन प्रोबों से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो जो हमारी शंट वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई आता है, और जो सीरीज होती है उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 20 का आता है, और सबसे कम रेजिस्टेंस हमारा दिखाता है यहाँ पर वो आर्मेचर वाइंडिंग का होना चाहिए। तो इस प्रकार हम चेक करेंगे एक एक करके। तो पहले क्या करते हैं, हम एक टर्मिनल को अपने प्रोब को एक वाइंडिंग पर रख लेते हैं, एक वाइंडिंग के सिरे पर, और बाकी को दूसरे में टच कराएंगे। जहाँ पर हमें रीडिंग मिलेगी उस पॉइंट को हम नोट करेंगे। देखो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस जो मिल रहा है, लगाए रखो उसको, ठीक है। देखो जो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 12-13 ओम मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये वाइंडिंग किसका हो सकता है, यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लगभग 12-13 ओम होता है। अब हम इसके दूसरे टर्मिनल की पहचान करेंगे। इसके लिए हम एक प्रोब को ऐसे लगाते हैं, बाकी को बाकी में चेक करेंगे 4 पॉइंटों में। इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमें दिखा रहा है, कभी 1 ओम कभी 2 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके बाद हम करेंगे इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग की पहचान। तो दो जो बच चुके हैं लास्ट में, इनमें हम कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को, और देखिए ये हमारा जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पर 500 कुछ ओम, ठीक है, कभी 61 और कभी 95 तक ये पहुँच रहा है, कभी 41। तो इस प्रकार ये हाई रेजिस्टेंस से है, ये हमारा कौन सी वाइंडिंग का होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग का। अब हम इस मोटर के कनेक्शन करके इसको चलाएंगे। ये इसकी मोटर के कनेक्शन को कर रहे हैं यहाँ पर, कंपाउंड मोटर के, ठीक है। तो इसके आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग तीनों के कनेक्शन कर चुके हैं यहाँ पर ये। अब इस मोटर को हम चला के देखेंगे, चलाइए इसको। तो अभी ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, अब इसके हम कनेक्शन को चेंज करके इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे। एक बार दिखाइए कि मोटर कैसे चल रही है। देखिए ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। बंद करिए इसको। देखो इस मोटर की जो डायरेक्शन है अभी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर से इसके दो वाइंडिंगों में से किसी भी एक के कनेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शनों को चेंज करते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो F1 जो यहाँ पर दिखा रखा है उसकी जगह F2 को कनेक्ट कर देंगे, और हमारी मोटर की जो F1 है उसको F2 की जगह कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे मोटर की घूमने की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो चलाइए इसको। तो इसके कनेक्शन को हम चेंज करेंगे, इस प्रकार से कनेक्शनों को चेंज कर रहे हैं। देखिए हम इस मोटर को चला के चेक करेंगे। पहले इसकी दिशा जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, अब चेक करते हैं एक बार। ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रही है। बंद करिए इसको। ये देखियो ये हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है अभी ये क्लॉकवाइज हो गई है। फिर चलाइए इसको। ये देखिए ये घड़ी की दिशा में चल रही है, ठीक है। क्लोज कर दो। देखो यहाँ पर हम इसके फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग किसी भी एक वाइंडिंग को टर्मिनलों को आपस में चेंज करके हमें क्या करना होता है, केवल एक ही वाइंडिंग को चेंज करना होता है। या हम फील्ड को चेंज कर देते हैं या हम आर्मेचर वाइंडिंग को चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार हम ये कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रैक्टिकल हमारा आज पूरा हो चुका है। थैंक यू।